नमस्ते बच्चों, आपका फिजिक्स विजन 444 में मैं एकता अग्रवाल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एंड बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम इतना आगे बढ़ पा रहे हैं, क्लासेस को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो हम लेसन नंबर 5 लेके आए हैं आपके लिए, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, अध्याय 5, जिसका नाम है गति के नियम। इस चैप्टर का नाम है गति के नियम। तो अब तक जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर आपने पढ़े हैं, वैसे ही श्रृंखला में 5वां लेसन है। हम फिजिक्स के अंदर थोड़ा डीप नॉलेज तो जरूर ले रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये लेसन भी आपको इतना टिपिकल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें, न्यूटन्स के नियम वगैरह, ये तो आपको आते ही हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, जब क्लास बढ़ती है तो कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता ही है ना, बस इसी टाइप से, ठीक है। तो गति के नियम आप लोग बिल्कुल ये चैप्टर का नंबर, नेम सब डाल दीजिए, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे यहाँ पर हम। पहले भूमिका तैयार कर लेते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले। न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन की गति के नियम कितने हैं? 3 नियम है। कितने नियम है? 3 नियम है। पहला कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम, ठीक है। सेकंड कौन सा है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। थर्ड कौन सा है? न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ये 3 नियम हम यहाँ पढ़ेंगे, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। आप इनको पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन की गति के नियम। न्यूटन की गति के नियम। लिखिए न्यूटन की गति के 3 नियम है, और ये तीनों उतार दीजिए। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तीनों नियम उतार दीजिए बच्चों। अब पहली हेडिंग डाल दीजिए। पहली हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। हेडिंग डाल दीजिए न्यूटन की गति का प्रथम नियम। देखो बच्चों, नोट्स इसी में ही बनाए जा रहे हैं, तो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मुझसे एक्स्ट्रा नोट्स की उम्मीद बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना मैं वो नोट डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, ना मैं खुद लिखती हूँ नोट्सों को, तो मैं आपको कैसे प्रोवाइड कराऊं, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है कि जो बोल के लिखाया जा सकता है, तो नोट्स की जरूरत ही क्या है। हम नोट्स बनाएंगे तो बाकी बुक वाले करेंगे क्या? बुक में लिखा हुआ है, फिर तो सारा कुछ बुक में से ही छाप लो, ठीक है। तो लिखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। जानते हो ना आप न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम कौन सा होता है? जड़त्व का नियम होता है। जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहिए, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा कब तक होता है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। तो लिखिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम को, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु, इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है, गतिशील अवस्था में है, तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी, तो वह गतिशील ही रहना चाहेगी। और यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहेगी।
जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ठीक है, इसका उदाहरण लिखिए। अब उदाहरण क्या होगा? उदाहरण आप जानते हो ना, जब अगर बस रुकी हुई है और अचानक से चलने लगती है तो यात्री क्या हो जाते हैं? पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, पैसेंजर्स उसमें। और यदि कोई वस्तु गतिशील है, गतिशील अवस्था में, और अचानक ब्रेक लग जाता है तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। यही होता है। तो लिखिए उदाहरण में, जब गतिशील बस को अचानक रोका जाता है तब सभी यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। एक सेकंड। तब सभी यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। नमाज पढ़ लीजिए। और यदि विराम अवस्था में बस को अचानक चलाया जाता है तो यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस करते हैं। अब हमने यहाँ पर जड़त्व वर्ड यूज में लिया है, उस वर्ड को हम क्लियरिफाई करते हैं कि जड़त्व होता क्या है। तो लिखिए जड़त्व। आपसे पूछ ले कि जड़त्व क्या होता है, तो लिखिए, यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो, यदि नेट बाह्य बल शून्य है तो विराम अवस्था में रह रहा पिंड विराम अवस्था में ही रहता है और गतिशील पिंड निरंतर एक समान वेग से गतिशील रहता है। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन का गति का द्वितीय नियम। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम। अब देखो, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या है? न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो है संवेग संरक्षण का नियम। कौन सा नियम है बेटा? संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ हमको क्लियरिफाई करना है कि संवेग होता क्या है। संवेग क्या होता है? इसको P से व्यक्त करते हैं और ये द्रव्यमान और वेग का एक गुणनफल होता है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान और वेग का एक गुणनफल होता है। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आपने हेडिंग डाल दी। इसके अंदर लिखिए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। संवेग संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर
आरोपित बल के समानुपाती होती है, आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल कार्य करता है, जिस दिशा में बल कार्य करता है। अर्थात F जो है बल संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस निशान को हटाने के लिए हम यहाँ पर K का प्रयोग करते हैं। F बराबर K dP अपॉन dt। लिख लीजिए इसको। लिख लिया। चलो अब संवेग की बात कर रहे थे तो संवेग पर हम वापस आ जाते हैं। संवेग के लिए मैंने क्या बताया था, इसे P से व्यक्त करते हैं और द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। अब यदि मैं इसकी मात्रक की बात करूं, मात्रक क्या होगा, द्रव्यमान का क्या होता है किलोग्राम, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। और यदि इसकी विमा की बात की जाए, द्रव्यमान की क्या होती है m, वेग की क्या होती है LT माइनस 1, तो टोटल कितना हुआ MLT माइनस 1। ओके, तो ये हम लिखते हैं। हेडिंग डाल दीजिए संवेग। अब आपको बारिश की आवाज आई, इससे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, है ना, बेहद पसंद है मुझे बारिश। लिखिए संवेग। किसी पिंड के संवेग को उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। इसे कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। और बेटा ये पूरा उतार लो एक बार। लिखिए संवेग एक सदिश राशि है। इसका एक उदाहरण भी लिख लो संवेग का। यदि दो पत्थर, इसको लिखते लिखते समझ में आ जाएगा। यदि दो पत्थर एक हल्का तथा दूसरा भारी एक ही भवन के शिखर से गिराए जाते हैं, तो धरती पर खड़े किसी व्यक्ति के लिए भारी पत्थर की तुलना में हल्के पत्थर को लपकना आसान होता है। ठीक है। और एक उदाहरण आपको क्रिकेट वाला भी बता देती हूँ। क्रिकेट वाला आप खुद लिख लेना, बुक में दिए हुए हैं, एक एग्जांपल ही लिखना होता है। ठीक है, कि अगर कोई क्रिकेटर है वो बॉल को लपकना चाहता है तो वो बॉल को लपकेगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या करेगा कि बॉल के साथ साथ अपने हाथ को भी नीचे लेके आएगा, तब जाके वो लपकेगा। और यदि अचानक से उसने लपक लिया तो उसके जो पाँव है ना, ये दर्द करने लग जाएंगे। ठीक है, और उससे ब्लड भी आ सकता है। वेन्स होती है ना बहुत पतली पतली, वो फट जाती है ज्यादा प्रेशर से। ठीक है, तो बेटा ये तो कंप्लीट कर दिया अपन ने सेकंड नियम। ये देखो एग्जांपल नंबर 5.1 रह गया है अपन से, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5.1 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरातारकीय आकाश में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक समान दर से त्वरित अपने अंतरिक्ष यान से दुर्घटनावश बाहर फेंक दिया जाता है। उसको बेचारे को बाहर फेंक दिया। जिस क्षण अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान से बाहर आ जाता है, उसके तुरंत पश्चात अंतरिक्ष यात्री का त्वरण क्या है? अरे बाहर फेंक दिया ना उसको, तो अब वो उससे कोई मतलब ही नहीं है। ना तो अंतरिक्ष यान से कोई मतलब है, ना ही ग्रेविटी लगेगी अंतरिक्ष में, तो बिल्कुल जीरो हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है, जीरो आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब एक चीज और देख लेते हैं इसी चीज के अंदर। जब संवेग संरक्षण पूछा जाए ना,
तब ये करे आना, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। देखो F बराबर K dp अपॉन dt तो आपको पता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो गया, dp अपॉन dt, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या है, mv। P इज इक्वल टू क्या है, mv। जो एग्जाम्पल किया है ना आपने, एग्जाम्पल इनके बीच में मत करना, या तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम के जस्ट बाद ही कर देना, ठीक है। अदरवाइज इस सेकंड नियम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो F इज इक्वल टू हो गया d अपॉन डी टी एम वी। F इज इक्वल टू m dv अपॉन dt। ये क्या कर दिया पन्ने, हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है। m dv अपॉन dt, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से m a, ये नियम बन गया। x डायरेक्शन में क्या होगा, देखो x एक्सिस में fx बराबर dpx अपॉन dt इज इक्वल टू max। fy क्या होगा, dpy अपॉन dt may। अब fz आप लिखोगे, कुछ तो करोगे आप, करो। नोट डाल के लिखिए बेटा, SI मात्रकों में, SI मात्रकों में एक मात्रक, SI मात्रकों में एक मात्रक बल वह होता है, एक मात्रक बल वह होता है जो 1 किलोग्राम के पिंड में, जो 1 किलोग्राम के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है, त्वरण उत्पन्न कर देता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है, जिसे कैपिटल N से व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 5.2, 90 मीटर पर सेकंड की चाल से, चाल दी हुई है आपको, v से डिनोट कर लो, 90 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 0.04 kg द्रव्यमान m कितना दिया हुआ, 0.04 kg, ये 60 सेंटीमीटर दूरी तक चलता है। एस जो दूरी दी हुई है वो कितनी है, 60 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज किया जाए, 60 × 10⁻² मीटर। अवरोधी बल F पूछा है। अब अवरोधी बल पूछ लिया है, जब अवरोध नाम ही आ गया तो नेगेटिव तो आनी ही है चीजें। तो F इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, MA। F इज इक्वल टू क्या होता है, MA, ठीक है। M है अपने पास, A कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे A, बताइए। A निकालेंगे हम, न्यूटन के थर्ड समीकरण से, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ठीक है। ऊपर से फेंका जा रहा है, लास्ट में धस रहा है, तो ये वेलोसिटी ये वाली 0 है, ये u दिया हुआ है यहाँ पर, तभी तो पता चलता है ये क्या दे रखा है, 90। तो 90 का स्क्वायर प्लस 2as कितना है, 60 × 10⁻², तो -90 × 90 इज इक्वल टू अपॉन 2 × 60 × 10⁻², और यहाँ आ गया a, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व होगा ये,
0 से 0 कट गया, 3 से ये 3 बार कटा, ये 2 बार कट गया। ठीक है, फिनिश। ये 2 से कितने टाइम कट गया, ये 45 टाइम कट गया। तो इनको मल्टीप्लाई करो, इसको भी काट लो। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 3 माइनस के 3 गुणा 22.5 गुणा 10 की पावर 2 ए है ये। तो ये कितना है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू क्या होता है एम ए। एम की वैल्यू ये रही, ए की वैल्यू ये रही। मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। बहुत इजी है, करो कंप्लीट। अब 11th वाले बच्चों, आप भी 12th वालों की तरह तरीके बताए जाएंगे, सॉल्यूशन आपको खुद को करने पड़ेंगे। अब धीरे धीरे स्टार्टिंग कहीं ना कहीं से तो करनी है, तो अभी क्यों नहीं। एग्जाम्पल नंबर 5.3 की अब हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.3 क्या है, द्रव्यमान m के एक त्वरण की गति। ये आपको y दी हुई है, ut प्लस हाफ GT²। अब यहाँ आपको बल ज्ञात करना है। तो बल क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है। क्या होता है, F इज इक्वल टू एम ए अपने पास है नहीं है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, V इज इक्वल टू क्या होता है dy अपॉन dt। कोई भी डिस्टेंस होता है उसका टाइम के रेस्पेक्ट में अवकलन करना पड़ता है। d अपॉन dt क्या लिखा है यहाँ पर, ut प्लस हाफ GT²। ये है टाइम के रेस्पेक्ट में इसका क्या करना है हमको अवकलन। तो यहाँ तो बचा u, यहाँ क्या बचा हाफ g इंटू 2t। 2 से 2 कट गया, वेलोसिटी कितनी रही u प्लस gt। ठीक है भाई, अभी तो हमारे पास वेलोसिटी आई है। त्वरण के लिए हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। इसलिए कहा था मैंने अवकलन समाकलन की जो मेरी वीडियोज है ना उनको ढंग से देख लो। अगर किसी को लिंक पता नहीं है तो मुझे बता देना, मैंने ना 2-3 बच्चों को सेंड भी करी हुई है पर्सनली। यहाँ क्या हुआ 0, ये क्या हुआ g, a इज इक्वल टू आ गया g। अब हम तो जानते हैं f इज इक्वल टू क्या होता है एम ए, लेकिन यहाँ a किसके बराबर है g के, तो f इज इक्वल टू हो गया एम जी। अब आप इसको नोट करो, हम इंक भर लेते हैं इसके अंदर, अदरवाइज अब कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। आवाजें नॉन स्टॉप चलती रहेंगी, लेकिन हमारी पढ़ाई नहीं रुकने वाली। चाहे गवर्नमेंट 40% कोर्स कंप्लीट करे, मतलब कि कटवा दे, चाहे 100% कटा दे, अपना कोर्स यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा आएगा, क्योंकि शिक्षा का नुकसान आपको होगा ना कि किसी और को। ठीक है, तो हमारा काम तो हो गया ये। अब अगली हेडिंग है इसके अंदर आवेग। इसके अंदर आपको अगली हेडिंग दी हुई है आवेग। आवेग क्या होता है, देखिए बेटा, जो आवेग है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इंग्लिश वर्ड भी थोड़ा थोड़ा याद करो। आई इज इक्वल टू होता है डेल पी या एफ इंटू डेल टी। अब मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखा रही हूं, तब आपको समझ में आएगा कि ये मैंने फॉर्मूला क्या लिखा है, उससे पहले समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए फटाफट से आवेग और लिखो इसके अंदर आवेग किसी पिंड के बल तथा समय अवधि के
गुणनफल को व्यक्त करता है, कि गुणनफल को व्यक्त करता है, इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। और ये फॉर्मूला उतारिए पहले, I इज इक्वल टू डेल पी एफ डेल टी। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। दूसरे शब्दों में संवेग में परिवर्तन देखो है ना, संवेग में परिवर्तन डेल पी P2 माइनस P1, संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं, जिसे आवेग संवेग प्रमेय भी कहा जाता है, जिसे आवेग संवेग प्रमेय भी कहा जाता है। वैसे आपके ये पूछा ही नहीं है बुक में आवेग संवेग प्रमेय, लेकिन एक टॉपिक दिया हुआ है, तो मेरा तो पूरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डबल ज्ञान दूं, है ना। आप किसी के मन में तो यही आ रहा होगा, आप ही हो ज्यादा परोपकारी, हमें बस जितना कोर्स है उतना ही पढ़ाओ मैम, है ना। सही है बेटा, आपके टाइम पे हम भी यही सोचते थे। ठीक है, फिर एक नोट डाल के लिखो, आवेग के मात्रक व विमाव संवेग के समान ही होते हैं, संवेग के समान ही होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, कोई बल्लेबाज किसी गेंद की आरंभिक चाल, ओके आरंभिक चाल मतलब यू 12 मीटर पर सेकंड है, मैं बिना परिवर्तन किए उस पर हिट लगाकर सीधे गेंदबाज की दिशा में वापस भेज देता है, तो v कितना हो गया माइनस के 12 मीटर पर सेकंड, क्योंकि आया और नेगेटिव डायरेक्शन में वापस गया है। द्रव्यमान दिया हुआ है माइनस के 15 kg, तो आवेग ज्ञात कीजिए। तो आवेग तो क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर, मतलब m1u1 माइनस m1 होता क्या है। वैसे देखो दोनों जो आने और जाने वाली बॉल है ना वो बिल्कुल सेम है, इसलिए देखो ये होगा m1u1 माइनस m2v2, होना तो ये चाहिए था, या m1u माइनस m2v, लेकिन द्रव्यमान तो सेम है, m को निकाल लिया बाहर, u ये v कितना है माइनस u, तो ये हो गया प्लस, तो द्रव्यमान कितना है 0.15, u कितनी है 12, v कितनी है 12, आंसर निकालो क्या आएगा आंसर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, जो भी आंसर आएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड में आएगा, या न्यूटन इंटू सेकंड, दोनों यूनिट है, कुछ भी लगा सकते हो। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अगली हेडिंग है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब तृतीय नियम तो जानते हो, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। गांधी जी को अगर एक चांटा मारा जाता है एक गाल पे, तो गांधी जी दूसरे गाल को आगे कर देते हैं। ये क्या है, किंवदंती है ना, जो कही जाती है, जिसका सत्यता से कोई प्रमाणित नहीं है, कोई सत्यता नहीं है इस चीज के अंदर, लेकिन वही एक्शन रिएक्शन है कि यदि कोई आप पर हाथ उठा रहा है तो आप उसके ऊपर हाथ उठा रहे हो, ये है एक्शन रिएक्शन, ना कि एक गाल आगे कर दिया दूसरा भी आगे कर दिया कि लो मार लो तुम। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन लो तो बहुत अच्छे से जानते हो कि परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा कैसी होती है, विपरीत। लिखिए, न्यूटन की गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है,
एफ इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिखो एफ ए बी, मैं लिख देती हूँ, इस टाइप से लिखोगे, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए। नोट कर लीजिए इसको। अब अपने न्यूटन की गति के 3 नियम, वो जो बड़ा टॉपिक था अब कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप एग्जाम्पल नंबर 5.5 पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 5.5, इस बुक में तो बहुत लंबा चौड़ा दे रखा है भाई, इतने लंबे चौड़े से तो मेरे को डर लगता है, मैं नहीं कर सकती। बहुत जितने तरीके अपने को आते हैं ना फिर उतने तरीके से करा सकती हूँ मैं आपको। 5.5 एक दो पीरियड, देखो जो डायग्राम दिया हुआ ना पहले वो बना देती हूँ मैं, जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लो। ठीक है, दूसरा डायग्राम ये है। ये देखो, एक बॉल तो ऐसे जाके बिल्कुल ऐसे सीधे आ रही है बिना एंगल बनाए, एक बॉल किसी एंगल पे जा रही है, उसी एंगल पर वापस लौट रही है। तो इसने आपको पूछा क्या है, इसमें पूछा कि ये जो दोनों कंडीशन है ना उनका अनुपात बताओ। ये दोनों कंडीशन जो आपको बताई हैं इनका हमको अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एक्स और वाई इसके अंदर लेने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें तो कोई जरूरी नहीं है, इसके लिए तो देखो सीधा सा निकलेगा। क्या निकलेगा देखो, इसके लिए P1 बता रखा है आपको कि MU माइनस MV ये होना चाहिए, लेकिन MU माइनस सॉरी M जो V है इसी वेग से वापस आ रहा है तो माइनस U होगा ये, तो ये तो हो गया 2MU P1। ठीक है, P1 का पता चल गया आपको। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, देखो जब भी आपको एंगल दिख जाए, मैं तो आपको सीधी सी बात बता देती हूँ, जब भी आपको एंगल दिख जाए और एंगल यहाँ पर है, जब तो कॉस यूज में ले लेना, एंगल यहाँ पर है तो साइन यूज में ले लेना। ठीक है, एंगल इस जगह पे है, दोबारा बता रही हूँ, जहां निकालना है वहीं पे, मतलब इन दोनों के बीच में है तब तो कॉस को यूज में ले लेना, और यदि एंगल यहाँ पर है तो साइन को यूज में लेना है अपने को, सीधी सी बात ये है। तो इसके लिए देखो P2 कितना हो जाएगा, MU cos 30 माइनस MV cos 30, MU cos 30 प्लस MU cos 30। रीजन V इज इक्वल टू क्या है, माइनस U, तो P2 कितना हो गया 2MU cos 30। ठीक है, अब क्या निकालना है, P2 अपॉन P1, तो 2MU cos 30 इज इक्वल टू 2MU, ये तो भाई कट गए। cos 30 क्या होता है, जो कि sin 60 होता है, और sin 60 क्या होता है, √3 अपॉन 2। निकल गया इसका आंसर P2 अपॉन P1। बुक वाला पल्ले नहीं पड़ता भाई हमारे, क्योंकि एक्स वाई उसके अंदर कंपोनेंट दे रखे, इतने कंपोनेंट तो अभी आपको 11th में सिखाई भी नहीं है, उससे कैसे करा सकते हैं। आपसे बेटा P1 अपॉन P2 पूछा है, ये तो अपन ने P2 अपॉन P1 निकाला, P1 अपॉन P2 के लिए उल्टा कर दो, 2 अपॉन √3 आ जाएगा आंसर। हेडिंग डाल दीजिए समवेग संरक्षण, हेडिंग डाल दीजिए
संवेग संरक्षण। संवेग संरक्षण क्या होता है कि यदि कोई दो पिंड है अपने पास, ठीक है, तो वो टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद, टक्कर हो रही है उनमें, टक्कर से पूर्व टक्कर के बाद दोनों का जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है वो कैसा रहेगा, समानुपाती रहता है। इसको संवेग संरक्षण नियम कहते हैं। तो अभी तो आप छोटा सा लॉजिक लिखो, इसके अंदर छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि इसका एक बड़ा टॉपिक आने वाला है जब वो ब्रीफली समझ में आएगा आपको। लिखो, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार किसी वियुक्त निकाय, वियुक्त का मतलब ब्रैकेट में लिखो, किसी वियुक्त निकाय, ब्रैकेट में लिखो, अर्थात कोई निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, ब्रैकेट में लिखना है ये, अर्थात कोई निकाय जिस पर कोई बाह्य बल नहीं लगता है, ब्रैकेट बंद, में निकाय के कणों के युगलों के मध्य पारस्परिक बल समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में होता है, समान परिमाण परंतु विपरीत दिशा में होता है। अतः ये आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो वापस लिखना मत, इसे संवेग संरक्षण कहते हैं क्योंकि पहले कर चुके हैं यहाँ पर। फिर लिखो पैराग्राफ चेंज करके, दूसरे शब्दों में इस नियम के अनुसार, दूसरे शब्दों में इस नियम के अनुसार अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के, अन्योन्य क्रिया करने वाले कणों के किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है, कुल संवेग संरक्षित रहता है। अगली हेडिंग डाल दीजिए, किसी कण की साम्य अवस्था। ये वैसे टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इसमें तो क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछ, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी कि कहां कहां से आ सकते हैं। ये जो टॉपिक है ना, ये आपके समझने के लिए है कि साम्य अवस्था क्या है। इसमें किसी कण की साम्य अवस्था क्या है किसी सिस्टम के अंदर, जैसे कि यदि 3 बल लग रहे हैं किसी सिस्टम के ऊपर, ये F1, ये F2, ये F3, इसकी साम्य अवस्था क्या होगी बताओ। इसकी साम्य अवस्था तो यही होगी ना कि जो तीनों बल हैं उनका जो योग हो क्या हो जाए, 0। मतलब कोई भी कण साम्य अवस्था में होगा, कोई भी निकाय साम्य अवस्था में होगा। किसी कण की साम्य अवस्था, ब्रैकेट में कण के में निकाय भी लिख दो। निकाय की साम्य अवस्था यही होती है कि उनके ऊपर जो लगने वाले कुल बल है ना, उनके मान 0 हो जाए। बस इसी को हम व्यक्त करने वाले हैं लिख लिख के। जब किसी कण पर लगने वाले सभी बाह्य बलों का योग 0 हो जाता है, तब वह कण साम्य अवस्था में कहलाता है। तब वह कण साम्य अवस्था में कहलाता है। एग्जाम्पल लिखो, माना यह 3 संगामी बल F1, F2 व F3 है। ये डायग्राम से बना लो। F1,
F2 व F3 हैं। संगामी का मतलब जानते हो ना, जो एक ही बिंदु से होकर गुजरते हो। देखो, यह निकाय साम्यावस्था में होगा यदि, यह निकाय साम्यावस्था में होगा यदि F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 हो। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0 हो। अब देखो, वही बात आ गई x दिशा में। F1x F1y F1z इज इक्वल टू 0। यही करोगे क्या? F1 F2 F3 ये वाले लिखोगे या फिर कौन से लिखोगे? इसमें आएंगे x डायरेक्शन वाले सारे के सारे, ये नहीं करना है। F1x F2x ये वो वाले किसी और कंडीशन में करते हैं, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? F1y F2y F3y इज इक्वल टू 0, ये y दिशा में। इसी प्रकार आप z दिशा में लिखिए और इस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बाकी जो मैटर है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो धन्यवाद ही कर सकती हूँ आपको, बच्चों के लिए तो सिर्फ प्यार ही प्यार है और बहुत सारा धन्यवाद है, क्योंकि आप हमारी गाड़ी हो, आप चलोगे तभी हम कुछ हैं, ठीक है। तो आप जब तक इसको पढ़ो, अगली क्लास का इंतजार करो।